Hello students, welcome to Oceanic Maths Infinity, your own YouTube channel dedicated to maths learning. Today we are going to solve miscellaneous exercise based on topic set theory in CRT textbook. Now coming to the topic, let's start now. Miscellaneous exercise on chapter 1. First question. Decide among the following sets which sets are subsets of one and another. तो फर्स्ट सेट A गिवन है. A is the set of all x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0. तो सेट A में हम कौन कौन से एलिमेंट्स मेंशन कर सकते हैं. ये एक सेट है जो रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन वो रियल नंबर्स इस इक्वेशन को, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने चाहिए. तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट अप कर सकते हैं -6x -2x में, और फिर हम इसको फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स बनेंगे x -6 इंटू x -2 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 and 6. तो A इज द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स 2 and 6. ये दो ही एलिमेंट्स आएंगे सेट A में जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम सेट B को मेंशन कर सकते हैं. सेट B में क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6. सेट C में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 ... यानी कि ये इनफाइनाइट सेट है. सेट D एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है. हमें मेंशन करना है कि इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के सब सेट्स हैं. पहले सेट A को चेक करते हैं. A में 2 एलिमेंट्स हैं 2 and 6. ये किन किन सेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. 2 and 6 सेट B में भी एग्जिस्ट करता है, तो A इज़ द सबसेट ऑफ B. सिमिलरली 2, 6 सेट C में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम A को C का भी सबसेट कह सकते हैं. उसके बाद हम B सेट को चेक करते हैं. B में 3 एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6. ये 2, 4, 6 तीनों एलिमेंट्स सेट C में हैं, तो B इज़ द सबसेट ऑफ C. ये हम मेंशन कर सकते हैं बच्चों. उसके बाद हम आते हैं सेट C पे. सेट C किसी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट C एक इनफाइनाइट सेट है. इसके सारे एलिमेंट्स अगर किसी सेट में हों तभी ये सबसेट बनेगा उस सेट का, लेकिन इनमें से कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो इनफाइनाइट हो ABD में से, इसलिए C तो किसी का सबसेट ना हुआ. अब हम D पे चलते हैं. तो D में केवल एक एलिमेंट है 6, जो कि सेट A में एग्जिस्ट करता है, सेट B में एग्जिस्ट करता है, सेट C में एग्जिस्ट करता है. तो D सेट ABC तीनों का सबसेट है. तो D इज सबसेट ऑफ A, D इज सबसेट ऑफ B एंड D इज सबसेट ऑफ C. तो ऐसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल. हमें इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना है. जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको प्रूव करके दिखाना है कि वो ट्रू है, तो उसको प्रूव कीजिए. और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो एक आप एग्जाम्पल के थ्रू शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं. फर्स्ट में क्या है, x बिलोंग्स टू सेट A एंड सेट A बिलोंग्स टू सेट B. तो हम मान लेते हैं कि सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, और सेट B में हमें सेट A एज एन एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि A B का सबसेट है. तो हम सेट A को सेट B में लिखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये सेट B हो जाएगा. अब इसमें आपको क्या चेक करना है स्टेटमेंट में कि x A का एलिमेंट है, यानी कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, ये आप x कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट A का. ठीक है, तो ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है x. तो क्या A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में हैं, ये हमें चेक करना है. तो A में 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, वो सेट B में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे. अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि 1 ये रहा, 2 ये रहा. नहीं बच्चों, ये 1, 2 ये करली ब्रेसिस में इंक्लोज्ड है, तो ये एज ए सेट यहाँ मौजूद है जो कि सेट A है. तो ये केवल एक एलिमेंट है, इसको हम अलग अलग सेपरेटली 2 एलिमेंट्स में काउंट नहीं कर सकते. अगर हम सेट B का कार्डिनल नंबर बताएं तो केवल इसमें 3 एलिमेंट हैं. एक तो सेट A, एक एलिमेंट 3, एक एलिमेंट 4, तो इसमें केवल 3 एलिमेंट्स हैं.
ऐसा नहीं है कि 1 को हम अलग काउंट करें, 2 को अलग करें, ऐसा हम सेट थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए यहां केवल आपको रिमाइंड करवाना जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x b में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको हमें एग्जाम्पल से शो करना है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड में आपको क्या प्रूव करना है? इफ a इज सबसेट ऑफ b, a अगर b का सबसेट है तो आप उसी तरह मान लीजिए सेट A में एलिमेंट्स हैं 1, 2, और अगर सेट A को B का सबसेट होना है तो ये दोनों एलिमेंट्स सेट B में एग्जिस्ट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। एंड B बिलोंग्स टू सेट C। अब C कोई अलग सेट है जिसमें सेट B एज एन एलिमेंट मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर सेट B को आप एज एन एलिमेंट सेट C में रखेंगे और फिर आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने 5, 6 ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि क्या A C से बिलोंग करेगा। तो सेट A है 1, 2 और ये करली ब्रेसिस में इंक्लोज्ड होता है, कोई भी सेट हो जिसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। अब सेट A क्या सेट C में नजर आ रहा है? 1, 2 करली ब्रेसिस में इंक्लोज्ड हो, ऐसा हमें सेट C में दिखाई नहीं दे रहा। 1, 2 दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन 3, 4 उसके साथ हैं, तो ये एज एन एलिमेंट है सेट बी, ये एक ही एलिमेंट है, इनको सेपरेटली काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि A डज नॉट बिलोंग टू सेट C, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आपको एग्जाम्पल से शो करना है, तो हमने एक एग्जाम्पल इसका दे दिया है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है? क्योंकि आप इसको वेन डायग्राम से भी इजीली शो कर सकते हैं। जैसे A इज ए सबसेट ऑफ B, तो जैसे ये कोई सेट A है तो A इज ए सबसेट ऑफ B, तो सेट A सेट B के अंदर हो गया। एंड B इज सबसेट ऑफ C, अब B जो है वो C के अंदर है, ठीक है, तो फिर A C के अंदर भी है। इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ C ऑल्सो। तो यही आपको थर्ड स्टेटमेंट में शो करना है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, देन A इज सबसेट ऑफ C। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अब आपको इसे प्रूव करना है। सिर्फ थ्योरेटिकली या एग्जाम्पल देके प्रूव नहीं करना, एग्जाम्पल देके वेरीफाई नहीं करना, आपको प्रूव करना है थ्योरेटिकली। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज दैट x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट A का, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू सेट B। Why? बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B, ये गिवन है। A इज सबसेट ऑफ B है, इसलिए x A से बिलोंग करेगा, तो उसका अर्थ ये है कि x B से भी बिलोंग करेगा। ये सबसेट की डेफिनेशन है, कंडीशन है, जो कि मैंने आपको सबसेट को पढ़ाते समय मेंशन की थी। अब हम क्या करेंगे? अगर x B से बिलोंग करता है बच्चों, तो x C से भी बिलोंग करेगा, सेट C से। क्यों? B इज द सबसेट ऑफ C। तो अगर कोई एलिमेंट B से बिलोंग करता है और अगर B C का सबसेट है, तो वो एलिमेंट C से भी बिलोंग करेगा। उस एलिमेंट का मतलब है आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। तो फिर बिकॉज x अगर C से बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ C। सिमिलरली इफ x बिलोंग्स टू C, देन x बिलोंग्स टू A इज रिजल्ट नंबर 1 एंड x बिलोंग्स टू C, इसको हम रिजल्ट 2 कंसीडर करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी conclude that x belongs to A implies that x belongs to C। इसका क्या मतलब हुआ? x A से बिलोंग करता है और इससे ये मतलब निकलता है कि x C से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब सेट A इज ए सबसेट ऑफ C, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, अब भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो मैं एक बार फिर उसको बता देता हूं कि सबसेट के लिए एक कंडीशन होती है। क्या? कि इफ x belongs to A, this implies that x belongs to B। यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेट A में हैं और वो सारे के सारे B में भी हैं, तो फिर A B का सबसेट हुआ ना। This implies that A is a subset of B।
तो ऐसा ही यहां मेंशन किया गया है कि x a से बिलोंग करता है तो x b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये गिवन है। और b बिलोंग्स टू c गिवन है, इसलिए x अगर b से बिलोंग करता है तो x सेट c से भी बिलोंग करेगा, ये भी ट्रू है। और x अगर c से बिलोंग करता है और नंबर 1 में है कि x a से भी बिलोंग करता है, तो सेट a इज सबसेट ऑफ c। तो 1 एंड 2 से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ c, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस ढंग से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर पाएंगे। तो बच्चों ये आप ध्यान दें कि अगर ऐसा लिखा है ना कि इफ x बिलोंग्स टू a दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c, तब ये प्रूव होता है कि a इज सबसेट ऑफ c। ऐसा नहीं होता कि c इज ए सबसेट ऑफ a, नो, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। पहले अगर x a से बिलोंग करता है उससे ये मतलब निकले कि x c से, तो फिर ये होगा ऊपर वाला a c का सबसेट होगा नीचे वाले का। तो यहां ऐसा ही है कि x बिलोंग्स टू a और लास्ट में ये रिजल्ट आया कि x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ c, इसलिए हम इसको इस ढंग से प्रूव कर पाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से ये कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि c इज ए सबसेट ऑफ a, नो। ठीक है, तो इतना समझना भी जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या मेंशन है कि इफ a is not a subset of b and b is not a subset of c, then a is not a subset of c। क्या ये ट्रू है? तो यहां पे कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें था ना कि a b का सबसेट है, b c का है, तो a c का भी होगा, ये तो ट्रू हो गया। ऐसे ही यहां पे कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है कि a b का सबसेट नहीं है, b c का नहीं है, तो क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि a c का सबसेट नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यों? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट a में ले लेते हैं एलिमेंट्स 1, 2 और b में ले लेते हैं एलिमेंट्स 1, 3। क्यों? क्योंकि 1, 2 अगर ले लेंगे तो फिर ये a b का सबसेट हो जाएगा। a b का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो a के सारे b में नहीं होने चाहिए। एक आध एलिमेंट मैच कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, तो c में 1, 3 नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों नहीं होने चाहिए, एक आध चल जाएगा। तो मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, कोई और ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिया, इसके बाद मैंने 5 को ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बी सी का सबसेट नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई करता है ये एलिमेंट लेते ही। लेकिन अगर आप ये चेक करेंगे कि क्या ए सी का सबसेट है या नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट्स 1, 2 सी में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां ये कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं कि ए सी का सबसेट है, जबकि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट ए इज सबसेट ऑफ सी। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और आपको एक एग्जांपल देके इसको शो करना था, तो ये हम एग्जांपल दे सकते हैं जो आपके सामने है। लेट अस मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। एंड फिफ्थ पार्ट क्या है? इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू सेट b। ये हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बी, ये हमें चेक करना है। तो x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो a में एलिमेंट्स हो सकते हैं 1, 2, b में 1 और 2 दोनों को छोड़ के हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, एक एलिमेंट हो सकता है, तो हमने ले लिया 2, 3, 5, ठीक है। तो a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है। और x a से बिलोंग करता है। अब ये a से जो x बिलोंग करेगा, तो x यहां रिप्रेजेंट करता है 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 b में भी होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें 2 है केवल, 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एग्जाम्पल से हम इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, और सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सिक्स्थ में प्रूव करना है कि इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग टू a। तो प्यारे बच्चों, a अगर b का सबसेट है एंड x b से बिलोंग नहीं करता है, देन x भी a से बिलोंग नहीं करेगा, ये हमें प्रूव करना है।
तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए हम अज्यूम कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेके हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं कि 1,2 है, और सेट बी में क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो 1,2 हमें लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी लेंगे जो कि सेट बी में आ जाएंगे। इसके बाद एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, कोई एक एलिमेंट है, ले सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 2 3 4 को छोड़ के मान लीजिए 5 बी में नहीं है, ठीक है। देन वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा, तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, वो ए में भी नहीं होगा, तो 5 ए में भी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये ट्रू है, लेकिन हमें इसको एग्जाम्पल से शो नहीं करना कि ये ट्रू है, हमें इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वैसे तो ये सीधी सी बात है कि ए अगर बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का ही एक पार्ट है, और कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सबसेट है तो ए वाले सारे एलिमेंट तो बी में हैं, तो ए वाले सारे बी में हैं, और कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो वो ए में होने का तो मतलब ही नहीं है। ए वाले तो सारे बी में पहले से ही हैं, और कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में भी तो नहीं होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रापोजिटिव डेफिनिशन का यूज करेंगे। जो कॉन्ट्रापोजिटिव डेफिनिशन है वो यही हमें बताती है सबसेट के बारे में कि इफ x does not belong to B, this implies that x does not belong to A, then हम ये कह सकते हैं A is subset of B। ये सबसेट की कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, डेफिनिशन है ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए फिर हम एक बार चेक करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x डज नॉट बिलोंग टू ए है, यहां स्टेटमेंट में कि आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है और एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, देन प्रूव दैट एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करता। तो हम इसको प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, जो हमें प्रूव करना है उससे उल्टा मान लेंगे, और उसको मान के अगर हमारा रिजल्ट जो हमने अज्यूम किया है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो फिर हमारी अज्यूम्पशन रॉन्ग होती है, और हमारी अज्यूम्पशन अगर रॉन्ग है इसका मतलब जो गिवन है फिर वो ट्रू है। तो इस ढंग से ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यहां हम यूज कर सकते हैं। तो लेट यहां हमें प्रूव करना है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इफ पॉसिबल, ठीक है। हमने x बिलोंग्स टू ए मान लिया है अगर वो पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। क्यों? बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट है, इसलिए हम x अगर a से बिलोंग करेगा तो x b से भी बिलोंग करेगा। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों यहां स्टेटमेंट में क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू b, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर हम x बिलोंग्स टू a मान लेते हैं तो रिजल्ट आता है x बिलोंग्स टू b, लेकिन स्टेटमेंट में है x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन takes place here, then our assumption is wrong। तो हमने जो अज्यूम किया इसका मतलब वो रॉन्ग है। हमने क्या माना था कि x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू सेट a। ये ट्रू होना चाहिए और यही हमें प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने कौन सी मेथड यूज की है इसको प्रूव करने के लिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे, एग्जाम्पल्स लेके इस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करना है। कुछ टीचर्स एग्जाम्पल लेके ये बता देते हैं कि ये ट्रू है, ऐसे थोड़ी होता है प्रूव। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, उसको डेवलप किया जाए, और यहाँ पे हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन
यूज कर सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि सबसेट की जो डेफिनेशन है, जो कंडीशन है वो क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू a दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब हुआ कि a इज सबसेट ऑफ b। लेकिन इसकी एक डेफिनेशन और है जो आपको अभी अभी प्रूव करके दिखाई गई है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव डेफिनेशन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। तो कॉन्ट्रापोजिटिव डेफिनेशन क्या होगी, उसमें आप ऐसे मेंशन करेंगे कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू b, पहले आएगा x डज नॉट बिलोंग टू b, पहले ये नहीं लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए नहीं आएगा, पहले b, और इससे ये अर्थ निकले दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। अगर x b से बिलोंग नहीं करता और उसका मतलब है कि x सेट a से भी बिलोंग नहीं करता, दिस इंप्लाइज दैट a इज सबसेट ऑफ b। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव डेफिनेशन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको भी नोट करना जरूरी है। तो हमने यहाँ जो प्रूव किया है वो सेट की कॉन्ट्रापोजिटिव डेफिनेशन को प्रूव किया है। तो इस ढंग से आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है थर्ड क्वेश्चन। लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, शो दैट सेट बी इक्वल टू सेट सी। तो इस क्वेश्चन को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे टू सेट्स इक्वल हैं, ए यूनियन बी, टू सेट्स पे ऑपरेशन है लेकिन एक सेट आएगा। इसी तरह से ए यूनियन सी, ये भी कोई सेट है, ए यूनियन बी, ये भी कोई सेट है, दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो दोनों सेट्स पे अगर हम कोई ऑपरेशन कर दें किसी एक सेट का तो भी ये इक्वल होंगे, यानी कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो ये कोई सेट है। इसी तरह से ए यूनियन बी भी एक सेट है। तो दोनों सेट्स का अगर हम सेट बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी इक्वल होगा। या फिर आगे दूसरी स्टेटमेंट गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ सेट बी का यूनियन ले सकते हैं। यहां इंटरसेक्शन गिवन है तो यूनियन ले लो, और यूनियन गिवन है तो इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन करो सेट बी के साथ। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है और उससे ये प्रूव हो जाता है, जो कि हम आपको शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दिस इंप्लाइज दैट अगर ए यूनियन बी का बी के साथ इंटरसेक्शन करें तो ये क्या होगा। आपको पता है कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, बीच में यूनियन आएगा, बी इंटरसेक्शन बी, ऐसे हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस रिजल्ट को समझने के लिए ये करीब करीब वैसा ही है जो आप अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे आप अलजेब्रा में लिखते हैं a इंटू बी प्लस सी, तो इसको आप कैसे मेंशन करते हैं, a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहां पे a इंटू का मतलब होता है कि जैसे इंटरसेक्शन, ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट की जगह पे इंटरसेक्शन है और सम की जगह पे यूनियन है, तो आप लिख पाएंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो ये ऐसा ही रिजल्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन b। दिस कैन बी रिटन एज b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो अगर आप इसको इवेलुएट करें तो b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन b क्या होता है, b और b का इंटरसेक्शन लें तो सेट b आ जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज b यूनियन b इंटरसेक्शन a है, तो आप a इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होता है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो इसको a इंटरसेक्शन b मेंशन कर सकते हैं, बीच में है यूनियन b इंटरसेक्शन c। दिस कैन बी रिटन एज, अब प्यारे बच्चों, b इंटरसेक्शन a यानी कि a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का सेट b के साथ यूनियन लेना है तो क्या आएगा, इसको आप वेन डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में जैसे सेट a है b है, ठीक है, तो इसमें अगर आप a इंटरसेक्शन b देखते हैं तो ये a इंटरसेक्शन b है, इसका यूनियन लेना है सेट b के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा सेट b आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आप सेट b लिख सकते हैं, तो सेट b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c।
तो यहां पे सेट बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको अब आप रिजल्ट नंबर 1 कह सकते हैं। तो सिमिलरली अब हम इस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो लिख सकते हैं सिमिलरली सेट सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस कैन बी रिटन एज C intersection A union C intersection B. This is equal to C intersection A union C intersection C. This implies that C intersection A को आप A intersection C राइट डाउन कर सकते हैं, यूनियन C intersection B को B intersection C राइट डाउन कर सकते हैं। This is equal to C intersection A यानी कि A intersection C। यूनियन आपको लेना है C इंटरसेक्शन C सेट C ही होता है। अब आप राइट साइड में अगर वैल्यू इवेलुएट करें तो वेन डायग्राम से इसको भी समझा जा सकता है। A इंटरसेक्शन C क्या होगा, ये सेट A है, ये सेट C है। A इंटरसेक्शन C का मतलब ये कॉमन पोर्शन। अब आपको सेट C के साथ यूनियन लेना है, इस इंटरसेक्शन का C के साथ यूनियन लेंगे तो सेट C आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो सेट C हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट अब आप सेट C को मेंशन कर सकते हैं, सेट C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ठीक है, यूनियन B इंटरसेक्शन C। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों A इंटरसेक्शन C क्या है, ये A इंटरसेक्शन C क्या है, ये A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। तो इस A इंटरसेक्शन C की जगह पे A इंटरसेक्शन B राइट डाउन कर सकते हैं, यूनियन B इंटरसेक्शन C, और इसको हम रिजल्ट नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट, अब 1 में क्या है, राइट साइड में A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C है, और 2 में भी A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C है, यानी रिजल्ट नंबर 1 और 2 की राइट साइड्स सेम है। अगर दोनों सेम है तो इनके इक्वल जो सेट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि सेट B इज इक्वल टू सेट C। यही हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इसको प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स नहीं लेने चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि ए बी सी 3 आपने अलग सेट्स मान लिए और फिर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, यूनियन इक्वल कर रहे हो और फिर ये शो कर रहे हो। ऐसे एग्जाम्पल्स लेके हमें नहीं करना है, उसको हमें थ्योरेटिकली प्रूव करना है। तो उसके लिए ये मेथड ठीक रहेगी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने ये बोला था आपको कि आप या तो A यूनियन B के साथ सेट B का इंटरसेक्शन ले सकते हैं दोनों तरफ, फिर सेट C के साथ लेंगे और फिर 2 रिजल्ट निकलेंगे और फिर उनसे ये प्रूव होगा। अगर आप चाहें तो A यूनियन B की बजाय A इंटरसेक्शन B के साथ एक बार B का यूनियन ले सकते हैं और फिर A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C के साथ सेट C का यूनियन ले सकते हैं, ठीक है, तो भी ये ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। तो वो आप एज ए होमवर्क ट्राई कर सकते हैं, तो इसी ढंग से वो प्रूव हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपको क्या करना है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इसमें 4 कंडीशंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब अगर A इज सबसेट ऑफ B है तो A माइनस B 5 होगा, A यूनियन B B के इक्वल होगा और A इंटरसेक्शन B सेट A के इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूव करना है, इसको शो करना है। तो एग्जाम्पल लेके हमें नहीं करना, हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। वो कैसे करेंगे तो देखिए, अगर हमें ये प्रूव करना है कि A माइनस B 5 है, यानी कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन हमें ये प्रूव करना है कि A माइनस B 5 के इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि लेट, हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू A माइनस B, कि x जो है वो सेट A माइनस B से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, क्योंकि A माइनस B का यही मतलब होगा कि x सेट A में होगा लेकिन x सेट B से बिलोंग नहीं करेगा अगर x को A माइनस B से बिलोंग करना है।
तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन है। अब आप क्या करेंगे, x अगर a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू सेट b। वाई? बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, ये गिवन है। a अगर b का सबसेट है तो x अगर a से बिलोंग करता है तो x b से भी करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे राइट डाउन कर सकता हूं x बिलोंग्स टू b एंड आगे गिवन है कि x डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये क्या, x b से बिलोंग करता है एंड x b से नहीं करता है, तो दोनों कंडीशंस को एक साथ आप अप्लाई करें तो फिर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, तो x फिर एम्प्टी सेट से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे a माइनस बी सेट 5 के इक्वल है। ठीक है, और ऐसा तभी है जब a इज ए सबसेट ऑफ b। तो इस ढंग से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि है a यूनियन b इज इक्वल टू b। ये हमें प्रूव करना है। a यूनियन b इज इक्वल टू b इफ a इज सबसेट ऑफ b। ये ध्यान रहे, इसको लेते हुए हमने इसको प्रूव किया, अब इसी को लेते हुए इसको प्रूव करते हैं, a यूनियन b इक्वल टू b। तो कैसे प्रूव करेंगे, अगर a यूनियन b सेट b के इक्वल है तो क्या मतलब हुआ, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स को जब हमने डिफाइन किया था तब आपको बताया था कि इफ a इज इक्वल टू b व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब यह हुआ कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। अगर a b का और b a का सबसेट है तो फिर a इज इक्वल टू b। तो यहां पे आपको शो करना पड़ेगा कि a यूनियन b सेट b का सबसेट है एंड सेट b a यूनियन b का सबसेट है। लेकिन प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अगर टू सेट्स हैं a एंड b तो क्या होगा, a यूनियन b अगर आप करेंगे, a यूनियन b आप लेंगे तो उससे पता चलेगा कि सेट b जो है वो a यूनियन b का सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, तो अगर b हमेशा सेट a यूनियन b का सबसेट ही होगा, ये आप कह सकते हैं, ये वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी ट्रू है, लेकिन अब आपको ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है, नंबर 1 को। उसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि a इज सबसेट ऑफ b। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इसका क्या मतलब होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, अगर a b का सबसेट है और x a से बिलोंग करता है तो x b से भी बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होगा, x बिलोंग्स टू सेट b। तो इस तरह से x अगर a यूनियन b से बिलोंग करता है तो x सेट b से भी बिलोंग करता है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट a यूनियन b इज सबसेट ऑफ सेट b। तो a यूनियन b सेट b का सबसेट है इफ a इज सबसेट ऑफ b। साथ में ये कंडीशन जरूरी है। और सेकेंड जो कंडीशन थी कि b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये वैसे ही ट्रू होता है। तो ऑल्सो, या फिर अगर आप प्रूव करना चाहें तो इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, ऑल्सो लेट x बिलोंग्स टू सेट b। दिस इंप्लाइज दैट x belongs to A union B. This implies that B is subset of A union B. तो सेट B हमेशा A union B का सबसेट होता है। तो फिर आप इन दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूव कर सकते हैं कि A यूनियन B B का सबसेट है और B A यूनियन B का सबसेट है। देन वी कंक्लूड दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। इसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं लेने हैं आपको, ये मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके वेरीफाई होता है, प्रूव थोड़ी होता है। तो प्रूव तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो मेथड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईजी लगती है, लेकिन उससे आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। तो आपको इनको इस ढंग से प्रूव करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा फोर्थ पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट A इफ A इज सबसेट ऑफ B। तो
तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये शो करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के इक्वल है। तो इससे हमें नंबर 1 शो करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी सेट ए का सबसेट है। सिमिलरली सेट ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर x ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू सेट ए। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जब टू सेट्स हैं ए एंड बी, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा सेट ए का भी सबसेट होगा और सेट बी का भी सबसेट होगा। तो x अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ये नंबर 1 इस ढंग से प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड रिजल्ट पे कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें प्रूव करना है। तो लेट x बिलोंग्स टू a, ये हमने अज्यूम किया। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। व्हाई? बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। ये गिवन है। तो x a से बिलोंग करता है तो x b से भी बिलोंग करेगा, और x अगर a और b दोनों से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और x a से बिलोंग कर रहा है और x a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सेट a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है और a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। इसको हम रिजल्ट नंबर 2 कंसीडर करें तो फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सेट a। इस ढंग से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। Show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। तो इसमें भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि let X belongs to set C minus B। X अगर C minus B से बिलोंग करता है तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की क्या डेफिनेशन है कि X belongs to C and X does not belong to set B। लेकिन यहां पे क्या गिवन है कि A is subset of B। तो डियर स्टूडेंट्स, ए अगर बी का सबसेट है तो मैंने अभी अभी आपको इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन क्या बताई थी सबसेट्स की। कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन ये थी कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू बी, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज दैट a इज सबसेट ऑफ b। ये हमने आपको बताया था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन। ठीक है, इसी का हम अब यूज करेंगे। इसको हम प्रूव कर चुके हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, इसका अब हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c एंड अगर a b का सबसेट है और x b से बिलोंग नहीं करता तो x a से भी बिलोंग नहीं करेगा। ये हम राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज आप मेंशन कर सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। दिस इंप्लाइज दैट x अगर c से बिलोंग करता है एंड x a से नहीं करता है तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो डियर स्टूडेंट्स, x c माइनस b से बिलोंग करता है लेकिन c माइनस a से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? c माइनस b इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a, और यही हमें प्रूव करना है। तो इसका ये मतलब हुआ हेंस प्रूव्ड। तो इस मेथड से हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही सिंपल है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स ऑफ टू सेट्स आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। So it's enough for today. Remaining questions will be solved in next lecture. Keep smiling, take care, keep watching, keep studying. Thanks for watching.